Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. In this theme we are studying chapter number 2, Reshaping India's Political Map. We have already completed part 1. Now we will start part 2. Let us start. Think about it. During the time of Tughlaqs, the Masunuri Nayaks, Telugu chieftains ruled over 75 more chieftains of the region. जब तुगलक का समय था तो मसूनुरी नायक जो है ये तेलुगु के चीफ्टन्स रहे हैं और जिन्होंने क्या किया है 75 मोर चीफ्टन्स जो हैं इस तरीके का जो है एक ग्रुप फॉर्म किया है उस रीजन के अंदर और एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म कर ली है अपनी, ठीक है। ग्रुप फॉर्म करके उन्होंने क्या किया है जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे दैट डिफरेंट स्मॉलर प्रोविंसेस उनको हरा के उनको अपने कब्जे में कर लिया था। फॉर्म अ कॉन्फिडेंसी दैट डिफेटेड द दिल्ली सुल्तान फोर्सेस एंड एक्सपेल मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी फ्रॉम वारंगल प्रेजेंट इन तेलंगाना अराउंड 1330 to 1336। उन्होंने क्या किया, जो कॉन्फेडरेसी थी दिल्ली, उन्होंने जो उनकी कॉन्फेडरेसी थी जो 75 मोर चिफ्टन्स थी, उनकी जो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली सुल्तानत की जो फोर्स थी उसको भी हरा दिया और हरा के जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी, जो उसने सोल्जर्स रखे थे जो कि वारंगल से थे, जो कि आज उसको वारंगल को तेलंगाना बोला जाता है, अराउंड 1336 उनको भी उन्होंने हरा दिया था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एन ईजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स इन दोज डेज? क्या आप मानते हो कि ये बहुत आसान टास्क रहा हो कि 75 लीडर्स को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके जो है एक ग्रुप फॉर्म करना उन दिनों? तो दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर इन दोज डेज। तो ये ईजी टास्क नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जब बहुत सारे लीडर्स आते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर जो है किसी भी चीज़ के लिए जो है एकदम अपने आप को उसके अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। तो इसमें एक और रीजंस मैं आपको बता सकती हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि ये आसान क्यों नहीं था कि 75 लीडर्स जो हैं उनको एक साथ लाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, रिवलरी और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते थे, लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती थी, बहुत जल्दी जो है झगड़े हो जाते थे। ईच लीडर हैज़, सब जितने भी नेता होते सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता था उस टाइम पे, तो इट इज़ नॉट अ इजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स इन दोज डेज। ओके, अभी जो है हम ये पढ़ने वाले हैं। फिगर 2.9 हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। फिगर 2.9 है, द होयसाला बिल्ड्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स फॉर इंस्टेंस दोस ऑफ बेल्लोर, दिस पिक्चर एंड हेलबेडो। मतलब ये बताया जो होयसालास थे उन्होंने बहुत शानदार मंदिर बनवाए थे और जैसे कि बेलोर में बना है, ये पिक्चर बेलोर की और हेलबेडो की है। ओके, इससे कि शानदार बहुत सारे टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ था बड़े लेवल पे और उसमें जो है बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है पिक्चर्स को शो किया गया था। वी मैंशन अर्लियर अलाउद्दीन पुश टू द साउथ अट्रैक्टेड बाय इट्स रिनाउंड वेल्थ। अगर हम अलाउद्दीन की बात करें तो उन्होंने अपना जो किंगडम है वो साउथ की तरफ बढ़ा लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इस चीज़ से वो वाकिफ़ थे। एट द टाइम द होयसालास रूल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया मोस्टली प्रेजेंट इन कर्नाटका। उस टाइम पे क्या होता था, होयसालास जो है वो सदर्न इंडिया में ही रूल कर रहे थे, जो कि होयसाला वाला जो रीजन है वो आज जो है कर्नाटका वाले रीजन को बोला जाता है। एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सुल्तानत, और बहुत सारे अटैक्स जो है दिल्ली सुल्तान वाले एरिया से हुए थे। रिमेन द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ, और यही एक ऐसा किंगडम बना था जो कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना था उस टाइम पे। हाउएवर वीकन बाय दिस अटैक्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स द होयसालास किंगडम डिक्लाइन एंड in the mid 14th century was observed into the Vijayanagar further south see below। तो इसमें ये बताया है कि दिल्ली सुल्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा उन पर अटैक हुए थे और बहुत ज़्यादा आपस में ही झगड़े होने लगे थे लोगों के बीच। उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया और पूरा जो एम्पायर है वो टूट गया। और मिड 14th सेंचुरी आते आते इट मीन्स 1301 से लेके 1400 तक जो वाला जो टाइम है उसमें आते आते क्या हो गया, जो होयसाला किंगडम था वो विजयनगर एम्पायर में आके मिल गया था, ठीक है, जो कि साउथ वाले रीजन में था। ओके, डोंट मिस आउट
The sculpture in figure 2.9 narrates the story behind the Hoysala's emblem. Kannada folklore recounts the story of Sala, a young man who fought a lion to save his crew, giving the dynasty its name. Hoy strikes Sala. एक स्कल्पचर जो है फिगर 2.9 में शो किया गया है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये है वो स्कल्पचर। इसमें एक स्टोरी जो है होयसालास की एम्बलम्स की बता रखी है। ये देखिए, ये एम्बलम है और ये एक उनके ग्रुप में, मतलब एक यंग मैन है। तो कनाडा का जो हमारा लोक कथा है, तो उसमें एक स्टोरी जो है वो दी गई है सला की, जिसको सला कौन है, एक यंग मैन है और जो कि अपने गुरु को जो है, जो लॉयन है, उससे बचाता है और उसके बाद उसकी वजह से जो है इस डायनेस्टी का नेम क्या पड़ा है, होयसाला। ओके, होय मीन्स स्ट्राइक, साला। ओके, दिल्ली सुल्तानेट also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultanates। जो दिल्ली का सल्तनत है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, एक दूसरे से लोग जो हैं विद्रोह कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो उससे भी क्या हुआ, बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल सुल्तानेट्स जो है वो बनते चले गए। The Bahmani Sultanate, for instance, rose in the mid-14th century and controlled much of the Deccan for a while. Powerful sultanates also emerged in Gujarat, Bengal, and other regions during a complex interplay of alliances and frequent wars. इसी तरीके से एक बाहमनी सल्तनत है, वो उभर के आया था mid-14th सेंचुरी में और उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है डेक्कन वाला, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। पावरफुल सुल्तान जो गुजरात में निकल के आए थे, उभर के आए थे बंगाल एंड अदर रीजन से, लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स। इन लोगों ने क्या किया था, एक अपना अलायंस फॉर्म कर लिया, एक गठबंधन फॉर्म कर लिया था। जो सुल्तानेट गुजरात से निकल के आ रहे थे, जो बंगाल से निकल के आ रहे थे और भी कई रीजन से निकल के आ रहे थे, उन्होंने एक अपना गठबंधन फॉर्म कर लिया था। एंड फ्रीक्वेंट वॉर, बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे लड़ाइयाँ होने लग गई थी। Parts of Rajasthan also remain beyond the reach of the Delhi Sultanate. In the 15th century, it faced stiff resistance from Rana Kumbha, the ruler of Mewar Kingdom, who also successfully replied invasions from these later sultanates. जो राजस्थान वाला पार्ट था, वो जो था दिल्ली के बियॉन्ड था, ठीक है, तो 15th सेंचुरी के अराउंड। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिला राणा कुंभा की तरफ से, जो कि राणा कुंभा जो थे वो रूलर थे मेवाड़ किंगडम के। तो उन्होंने भी क्या है, सक्सेसफुली जो है इन्वेशन, जो आक्रमण हो रहे थे, इन पे अपनी जीत हासिल की, इनको हराया फ्रॉम दीज जो सुल्तान आ रहे थे, ठीक है, उनसे। फिगर 2.10 आपको शो कर देते हैं। व्यू ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, जो अरावली हिल्स है, वहाँ पे ये व्यू दिखा रखा है कुंभलगढ़ फोर्ट का। ओके, ये व्यू है। ओके, डोंट मिस आउट, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा इन द 15th century in the Aravali Hills and served a stronghold for the rulers of Mewar, a prominent Rajput kingdom in the central and southern parts of today Rajasthan। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, इसको बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा और 15th सेंचुरी के अंदर, जो कि अरावली हिल्स के पास है। और इस पे जो है राणा कुंभा का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर था, मतलब उस पर बहुत बड़ा कब्जा था राणा कुंभा का, और जो कि रूलर्स थे मेवाड़ के। और ये जो रूलर थे राजपूत किंगडम से थे। सेंट्रल और सदर्न पार्ट जो है आज राजस्थान का, वो इन्हीं के कब्जे में है। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड स्टीप स्लोप्स, इट्स फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। और एक वॉल है जो कि उसके चारों तरफ क्या है, जंगल है और बहुत गहरी गहरी ढलानें हैं। और उसके आसपास जो है 36 किलोमीटर लॉन्ग जो है उस पर दीवार दिखाई देगी आपको। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल इन द वर्ल्ड, जिसको कि सबसे लंबी कंटिन्यूस वॉल पूरे दुनिया के अंदर माना जाता है। वो कि कहाँ है, वो कुंभलगढ़ फोर्ट में है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई डू यू थिंक सच लोकेशंस वर चूजन फॉर मैनी ऑफ द मिडवल फोर्ट्स। तो इसमें बोले आप क्या सोचते हैं, जो लोकेशन चूजन की गई थी मिडवल के फोर्ट्स के किले के लिए, उसके बारे में, उनके लोकेशन के बारे में आप क्या सोचते हो। डिस्कस प्रॉज एंड कॉन्स, तो आपको इनके प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं। हिंट दिया आई थिंक, इश्यूज ऑफ स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी कैसी थी, वल्नरेबिलिटी कैसी थी। अब हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर क्या था। While the Delhi Sultanate grew politically more unstable, a new center of power emerged in the south। जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो लीडरशिप जो वो चेंज होने लग गई थी, तो पावरफुल और जो उनके लीडर्स थे, रूलर्स थे, वहाँ के जब रूलर्स वीक हो गए थे, तो क्या हुआ, वहाँ पे साउथ में क्या हुआ, न्यू सेंटर ऑफ पावर उभर के आ रही थी। इन द 14th century टू ब्रदर्स, 14th सेंचुरी के अराउंड आप देखेंगे दो ब्रदर्स थे, हरियारा एंड बुक्का। कौन कौन, हरियारा एंड बुक्का।
इन्होंने क्या किया, हु हैड इनिशियली सर्व एज अ गवर्नर्स, इनको गवर्नर बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी, और इन्होंने बाद में जो है दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उसके अंदर काम करने से मना कर दिया था, और इन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, स्वतंत्र अपने इन्होंने क्या किया था, एक अपना एम्पायर बना लिया था, ठीक है। दैट बिकेम अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन सदर्न इंडिया, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, सदर्न इंडिया पे उन्होंने क्या है अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है, इम्पॉर्टेंट एरिया जो है पूरा अपने कब्जे में कर लिया था, एंड ग्रीव इनटू द विजयनगर एम्पायर, और धीरे धीरे जो है इस तरीके से जो विजय एम्पायर है वो बड़ा होता चला गया था। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का कुछ अवशेष बताए गए हैं। फिगर 2.11 ए सेक्शन ऑफ द रून्स ऑफ विजयनगर सिटी, ये सेक्शन है, ये शो किया गया है। यहाँ पे रून्स दिखाए गए हैं विजयनगर सिटी के, प्रेजेंट डे हम्पी के अंदर है। लार्ज बिल्डिंग इज द विरूपाक्ष टेम्पल, और सबसे बड़ी जो बिल्डिंग यहाँ पे जो शो की जा रही है ये विरूपाक्ष टेम्पल है, और बाकी सब क्या है यहाँ पे रून्स बचे हुए। रून्स क्या होता है, अवशेष बचे हुए उस समय के, जो इस शहर में जो सिटी के अराउंड जो चीज़ें बनी हुई थी उनके, ठीक है। और ये आज हम्पी के अंदर है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटका के अंदर। ओके, Don't miss out. According to popular folklore, Haryana and Bukka witnessed a remarkable sight at Hampi in present-day Karnataka, a heart-turning point around and a chasing pack of hounds, symbolizing unexpected strength and courage. अगर हम कुछ हमारी जो ऐसी लोक कथाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, हरियाणा और बुक्का जो हैं उसमें से एक ऐसे गवाह हैं जिन्होंने जो है हम्पी के अंदर जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है, जो कि कर्नाटका के अंदर है। हैव अ टर्निंग अराउंड, अगर हम इसके आसपास देखें तो बहुत सारे चेजिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ था कि खरगोश होता है ना, और जो शिकारी कुत्ते होते हैं उसी तरीके से जो है इसका पीछा किया गया था यहाँ पे, सिम्बलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे के जो लोग थे उन्होंने इस तरीके से अपनी पावर दिखाई जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और बहुत ज़्यादा उन लोगों में साहस भी था। When they recounted this incident to the Guru Vidranya, he interpreted it as a symbol of resilience and bravery. जब उन्होंने ये जो इंसिडेंट जो है गुरु वाला, विद्रान्य वाला, जब उन्होंने रिकाउंट किया तो उन्होंने एक व्याख्या करके दिखाई सिंबल ऑफ रेजिलेंस की और ब्रेवरी की। ब्रेवरी मीन्स वीरता की। ओके, और इसमें उन्होंने रेजिलेंस मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिससे हम बहुत मुश्किल होता है निकलना, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। एंड एडवाइज देम टू एस्टेब्लिश द कैपिटल एट दैट वेरी स्पॉट, और उन्होंने सलाह दी कि अभी इसी समय क्या करना है, हमको अपनी राजधानी जो है इसको स्थापित करना है यहीं पे। ओके, टू द नॉर्थ ऑफ द विजयनगर एम्पायर, अगर हम विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में देखें तो कहाँ है ये, मान लीजिए ये है हमारा विजयनगर एम्पायर। इसके अगर हम नॉर्थ में देख लें तो ये यहाँ पे क्या था, ये पूरा भामनी सुल्तानेत का जो है रीजन था। हाँ, तो यहाँ पे भामनी सुल्तानेत थे। ओके, इस वाले एरिया में भामनी सुल्तानेत थे। अगर हम नॉर्थ में जाए विजयनगर एम्पायर के, जो कि सी फिगर 2.12 में शो किया गया है, द भामनी सुल्तानेत वॉज अ मेजर राइवल। तो उस समय क्या होता था, भामनी सुल्तानेत जो थे वो जो थे बहुत मतलब इनका काफ़ी बड़ा रोल था, ये बहुत बड़े कंपिटिटर थे यहाँ पे, ठीक है। इट्स इवेंचुअली फ्रैगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड द डेक्कन सुल्तानेत, और इन्होंने क्या किया, 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो फॉर्म कर लिए अपने, जो कि जिसको हम डेक्कन सुल्तानेत बोलते हैं, इस वाले एरिया को, ठीक है। किसको, इसको, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा डेक्कन जो है सुल्तानेट्स का जो है ये पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो गए थे यहाँ पे। कैसे, बेरार हो गया था, अहमदानगर था, बेदार था, गोलकंडा था, बीजापुर था। तो इस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो गए थे यहाँ पे। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, बीजापुर, गोलकंडा, बेरार, अहमदानगर, बेदार, ये सारे क्या थे, ये डेक्कन सुल्तानेट्स के इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर और तरफदार हु डिक्लेयर ऑटोनॉमी, और हर ये सारे जो एरिया हैं इन पे रूल कर रहे थे फॉर्मर गवर्नर्स होते थे, और उनको तरफदार बोला था, जिन्होंने अपनी क्या कर रही थी, पूरी यहाँ पे ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी थी। उन्होंने अपना इस एरिया को अपना एरिया बताना शुरू कर दिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, सबने अपना अपना एरिया, सबका क्या था, स्वतंत्र एरिया बन गया था। द विजयनगर रूलर्स बैटल विद द फर्स्ट टू, जो विजयनगर के जो रूलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फर्स्ट टू जो थे हमारे, उस पर सबसे पहले जो कब्जा किया, बीजापुर और गोलकंडा पे। ओके,
उन्होंने इस पे सबसे पहले जो है विजयनगर रूलर ने जो है सबसे पहले इन पे कब्जा किया, एज वेल एज विद द गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। उसके बाद जो है गजापति रूलर्स थे उड़ीसा के अंदर जो कि ईस्ट में थे, फिर उनसे जाके इन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ की। थिंक अबाउट इट, हैव यू नोटिस द टर्म पति इन टाइटल्स लाइक गजापति? क्या कभी आपने इस तरीके का टर्म पढ़ा है, पति, जो कि एक टाइटल दिया गया है जैसे कि गजापति टाइटल है? तो गजापति टाइटल क्या होता है? गज मीन्स हाथी और पति मीन्स मालिक, इट मीन्स लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ओके, पति मीन्स लॉर्ड और मास्टर वॉज एंड वॉज कॉमनली यूज बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द स्पिरिट टू सिग्निफाई पावर एंड स्टेचर। पति का मीन्स क्या था यहाँ पे? लॉर्ड, स्वामी, और मास्टर मीन्स मालिक। और इन वर्ड्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जो रूलिंग उस समय में जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी उस पीरियड में, तो वो अपनी पावर को भी बहुत ज़्यादा शो कर रही थी, अपनी शक्ति को शो कर रही थी और स्टेचर को भी शो कर रही थी। स्टेचर मीन्स अपनी इंपॉर्टेंस को दिखा रही थी उस टाइम पे। द विजयनगर किंग्स वर कॉल्ड नरपति। उस टाइम पे जो विजयनगर के राजा हुआ करते थे उनको नरपति बोला जाता था, और भामनी सल्तनत के जो रूलर हुआ करते थे उनको अश्वपति बोला जाता था। और नरपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मैन, ओके, और अश्वपति का मीन्स क्या होता है? लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। एंड द मराठा रूलर को क्या बोला जाता था उसमें? उस समय मराठा रूलर को छत्रपति बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि रूलर जो होते थे उनके सिर पे जो है एक छाता जैसी कवरिंग हुआ करती थी। ईच टाइटल रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप, और हर टाइटल जो है वो अलग अलग जो है किंगशिप और पावर को दिखा रहा है। कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट दीज थ्री टर्म्स माइट मीन? क्या इन टर्म्स जो हमने तीनों यूज़ किया उसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया नरपति का मतलब तो लॉर्ड ऑफ मैन हो गया, ओके, और अश्वपति का लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस हो गया। छत्रपति का मतलब क्या हो गया? जो ऐसे रूलर जिनके सिर के ऊपर क्या था? पूरी कवरिंग थी, ओके। तो इस डायग्राम को, फिगर को 2.12 को हम देख लेते हैं। ये फिगर 2.12 है। किंगडम के कौन कौन से किंगडम थे डेक्कन में एंड द विजयनगर एम्पायर? तो फर्स्ट आप देख लीजिए गजापति किंगडम। गजापति किंगडम जो था 1458 में था। और गजापति किंगडम क्या था? ये जो शेडेड इस तरीके ये वाले जो एरिया है इसको गजापति किंगडम बोला गया, ओके। उसके बाद आया भामनी सल्तनत। भामनी सल्तनत कहाँ था? ये वाला, ओके, ये भामनी सल्तनत का था, ओके। नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का ये वाला एरिया विजयनगर एम्पायर का था, ओके, हम्पी में, कर्नाटक के अंदर है, 1509 में। उसके बाद आप आ जाइए कृष्ण, जो विजयनगर एम्पायर था अंडर कृष्णदेव राय, तो ये जो है 1529 में था। तो वो कौन सा एरिया था? वो इसमें जो शेडेड लाइन वाला ये वाला था, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ तो उन्होंने बताई है, जैसे कि बेरार, अहमदानगर, बीदा, बीजापुर, गोलकंडा, ओके। अब जो है हम कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन द 16th सेंचुरी द विजयनगर एम्पायर रीच इट्स पीक अंडर इट्स सेलिब्रेटेड रूलर। 16th सेंचुरी के अंदर जो विजयनगर एम्पायर था वो अपनी चरम सीमा पे था, ठीक है। और उसके अंडर में एक रूलर थे जिसका नाम था कृष्णदेवराय, हु एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर डोमिनेंस ओवर द डेक्कन। और उन्होंने अपना एम्पायर इतना बढ़ा लिया था कि उनका एम्पायर ने क्या किया? पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था डेक्कन वाले एरिया पे। अंडर हिज रूल, जब इनका रूल चला, द एम्पायर अचीव बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रिनाइसेंस। जब उनके शासक में, कृष्णदेवराय के शासन में क्या हुआ? उनका जो एम्पायर था, उनका एम्पायर के पास जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी हर तरीके से। उनके पास रिसोर्सेज भी थे और सोल्जर्स भी थे, और कल्चरल रिनाइसेंस भी था। कल्चरल रिनाइसेंस का मतलब होता है संस्कृति द्वारा से देखने को मिल रही थी। ही पैट्रोनाइज पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा। और ये पैट्रोनाइज पोएट थे, ठीक है, और विद्वान भी थे संस्कृत के, तेलुगु के और कन्नड़ के। ही हिमसेल्फ कंपोज एन एपिक पोएम इन तेलुगु। उन्होंने अपने आप खुद एक एपिक पोएम जो है तेलुगु में लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्यादा, ऑन द स्टोरी ऑफ द तमिल पोएट सेंट थिक अंदल। उनके ऊपर फॉर्म की थी ये स्टोरी। वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज अ राजनीति। एक सेक्शन में वो काम कर रहे थे राजनीति का, रॉयल पॉलिसी बोला जाता है इसमें। वेरी एक्सपाउंडेड इज आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। वहाँ पे वो लोग ये सिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है एक अच्छा जो है शासन हम कर सकते हैं। कृष्णदेवराय प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मेनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश एंड द विठला टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर, which has built many grand temples, places and other buildings।
और आप देखेंगे कृष्णदेवराय ने जो है बहुत ज़्यादा अनुदान, बहुत ज़्यादा पैसा दिया था जो लोग टेम्पल्स बना रहे थे आंध्र प्रदेश में, जो कि तिरुपति टेम्पल है और विठला टेम्पल जो बनाया है उसकी कैपिटल जो है विजयनगर के अंदर है। तो इन पर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रांट दिया था, पैसा दिया था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे शानदार टेम्पल्स थे और महल थे और बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ग्रांट्स दिए थे। ओके, फिगर 2.13 जो है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। द महामंडपा, महामंडपा जो है उसका मतलब क्या था, ग्रेट हॉल ऑफ द विठला टेम्पल का है। ये जो पिक्चर आपको जो शो की गई है ये महामंडपा की है, जो इसको कि ग्रेट हॉल बोला जाता है विठला टेम्पल का। नोट द ग्रैंडर एंड इंट्रिकेसी ऑफ द आर्किटेक्चर, आप इसकी जो जिस तरीके से ये आर्किटेक्चर, जो ये पूरा आर्किटेक्चर किया गया है इसके अंदर, उसको अगर आप देखेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है, जो बारीकी से उस पर नक्काशी की गई है और बहुत शानदार तरीके से जो नक्काशी की गई है। इन पर्टिकुलर द फाइनली स्कल्प्टेड मोनोलिथिक पिलर्स, और इसमें क्या आप देखेंगे, इसमें जो भी स्कल्प्टेड किया गया है वो मोनोलिथिक पिलर्स के ऊपर किया गया है। व्हेन स्ट्रक देयर स्मॉलर कॉलम्स गिव्स आउट डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स, अगर आप उसको थोड़ा सा भी अगर उस पर स्ट्रक कर देंगे ना, थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ अगर टच करेंगे ना उससे, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत अलग तरीके की ध्वनियाँ जो आपको सुनाई देने लगेंगी। हैंस द नेम एंड म्यूजिकल पिलर्स, इसी वजह से इनका नाम जो है म्यूजिकल पिलर्स बोला है। ओके, और ये जो है सिंगल स्टोन से बना हुआ जो पिलर्स स्टोन, जहाँ ये इसके जो पिलर्स बने हुए हैं वो सिंगल स्टोन्स के बने हुए हैं, इसी वजह से इसको मोनोलिथिक पिलर्स बोला जाता है, ये पिलर्स। ओके, डोंट मिस आउट, फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड, पोर्चुगीज ट्रैवलर्स इन पर्टिकुलर वर वेरी वेल ट्रीटेड। बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर्स थे जो विजयनगर जो किंगडम है वहाँ गए व्यापार के लिए। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स इन पर्टिकुलरली वर वेरी वेल ट्रीटेड, और पोर्चुगीज जो ट्रैवलर्स थे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे उनके साथ व्यवहार किया गया था। एज दे केम टू सेल हॉर्सेस एंड द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोज प्रीशियस हॉर्सेस टू एनिमी किंगडम्स, और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, घोड़ों को बेचा, और बहुत सारे राजा जो थे, द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो, राजा नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे, और उन्हें बहुत सारे अपने कीमती घोड़े जो हैं वो बेचने पड़े थे, जो उनके दुश्मन के किंगडम्स हुआ करते थे, उनके एम्पायर हुआ करते थे वहाँ पे। वन ऑफ दैम डोमिंगो पाइस लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन द विजयनगर कैपिटल, एक उनमें से डोमिंगो पाइस जो हैं उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड जो है रखा था विजयनगर कैपिटल में, रिकॉर्ड करके एन एक्सेप्ट। तो उन्होंने क्या बताया, दिस सिटी सीम्स टू बी मी एज अ लार्ज एज रोम, ये शहर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रोम जितना बड़ा शहर है वैसा ही ये शहर लगता है, एंड वेरी ब्यूटीफुल टू द साइट, और जब देखते हैं तो उसका दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ ट्रीज विद इन इट, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ के बगीचे हैं। इन द गार्डन्स ऑफ द हाउसेस, और लोग के जो घर बने हैं उन्हें बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं। एंड मैनी कंड्यूट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इन टू द मिडस्ट ऑफ इट, और आप देखेंगे बीच से जो पानी बहता हुआ जा रहा है। एंड इन प्लेसेस देयर आर लेक्स, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लेक्स भी बनी हुई हैं, झील्स भी बनी हुई हैं। द पीपल इन द सिटी आर काउंटलेस इन नंबर, और जो लोग इस शहर में रह रहे हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रोवाइड सिटी इन द वर्ल्ड, और ये सबसे सुंदर शहर माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लेडन ऑक्सन, और जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, जो बाज़ार है, वहाँ पे आपको जो है ऑक्स जो है उनको उनके ऊपर कुछ ना कुछ लाद के रखा हुआ है। यू कुड फाइंड इन ग्रेट अबंडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड, आपको हर चीज़ जो हुआ है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगी जो भी आपको चाहिए। ओके, ये फिगर 2.14 है, ए पैनल फ्रॉम द विठला टेम्पल, ये विठला टेम्पल का पैनल है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे स्टोन से कार्विंग की है और इस पिक्चर को कितनी बारीकी से बनाया गया है। ओके, After winning many wars against his neighbor, कृष्णदेवराय died of illness in 1529. जब बहुत सारी उन्होंने लड़ाइयाँ जीत ली थी अपने नेबर्स के अगेंस्ट भी, तो कृष्णदेवराय जो हैं वो बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1529 में। इन 1565 द डेक्कन सुल्तानेट्स फॉर्म्स अ कोalition and defeated the विजयनगर फोर्सेस led by रामायण कृष्णदेवराय's सन इन लॉ एट द बैटल ऑफ तलीकोटा। तो 1565 में क्या हुआ, जो डेक्कन के सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, कोalition फॉर्म कर लिया, मीन्स एक गठबंधन फॉर्म कर लिया विजयनगर की फोर्सेस के साथ, जिसको कौन लीड कर रहा था, रामायण
महाराज, जो कि कृष्ण देवा राय के क्या थे, सन इन लॉ थे, मतलब उसका दामाद था। एट द कौन सी बैटल में उन्होंने ज्वाइन किया था, बैटल ऑफ टलीकोटा में। द सिटी वॉज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, हाउसेज, शॉप्स, बिल्डिंग, पैलेसेस एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉय। और आप देखेंगे इस सिटी के अंदर बहुत सारे जो हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पैलेसेस हैं और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनको तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एंड मच ऑफ इट सिविलियन पॉपुलेशन मैसेकर, और जो वैसी पॉपुलेशन थी जो वहाँ पे रह रही थी, ठीक है, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। ठीक है, मैसेकर्ड मीन्स उनको भी जो है वहाँ पे नुकसान पहुँचाया था, मार दिया था उनको भी। ठीक है, इट वॉज लेफ्ट एंड रून्स, इस तरीके से जो है ये शहर जो है बर्बाद हो गया था। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन्स रूल्ड बाय नायकास। फिर क्या हुआ, ये जो एम्पायर था उनका वो टुकड़ों में टूटता चला गया रीजन्स में, जिसको रूल फिर किसने किया, नायक्स आए थे, हु वर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स थे, जो कि मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे। द एम्पायर केम टू एन इन द मिड 17th सेंचुरी, और एम्पायर जो है मिड 17th सेंचुरी में, इट मीन 1650 के बाद जो है ये एम्पायर। द मुगल्स, अब जो है इसमें हम मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। While the Delhi Sultanate weakened, Babur, a Turkic Mongol ruler and military strategist who had been thrown out of Samarkand, modern-day Uzbekistan, turned his sights to India. जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया था तो बाबर आए थे, जो कि फर्स्ट जो थे मुगल्स थे। ये बाबर जो थे ये टर्किक मंगोल रूलर थे, मीन्स ये जो है तैमूर वंश के भी थे, और गेंगिस खान जो है ये मंगोल के रूलर थे, तो इट मीन्स ये टर्किक मंगोल रूलर हो गए। और इनकी जो मिलिट्री की जो स्ट्रैटेजी थी, जो इनकी मिलिट्री की जो इनके पास टेक्निक्स थी, जो वेपन्स थे, वो सब जो थे इनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी इस चीज़ के अंदर। हु हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, इनको जो है समरकंद जो कि मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान के अंदर है, वहाँ से इनको ये हार के इनको भगा दिया गया था। टर्न हिज साइड्स टू इंडिया, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये 14 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, ये भारत देश में आ गए। ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। और ये जो डिसेंडेंट रहे, जो तैमूर के डिसेंडेंट रहे हैं, ये बाबर जो थे वो तैमूर के वंशज के थे, और इन्होंने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है इनके साथ क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, और क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी की बाबर के साथ। तो उसमें क्या किया, बाबर जो थे वो जीत गए थे, उनको इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1526 में, विच विल लेटर बी कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी को पहली पानीपत का युग जो है इसी को बोला जाता है। इट रिलाइड हैवीली ऑन गन पाउडर, यहाँ पे जो है गन पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, बारूद वगैरह का, फील्ड आर्टिलरी, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा तोपें थी, एंड मैचलॉक थी, एक तरह की गन्स होती है मैचलॉक, विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इन वारफेयर इन इंडिया, जिसको अभी अभी जो है इंडिया के अंदर युद्ध में यूज़ किया जाता है। That defeat put an final end to the Delhi Sultanate and laid the foundation of the Mughal Empire। इस तरीके से क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत था वो कमज़ोर हो गया, और जो मुग़ल एम्पायर है उसकी नींव रखी गई। As बाबर assumed control of the Delhi throne, अब जो है बाबर ने क्या किया, दिल्ली पर पूरा अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, पूरा दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लिया। फिगर 2.15 आपको मैं शो कर देती हूँ, ये जो है ये फिगर है 2.15। द बैटल ऑफ पानीपत एज डिपिक्टेड इन अ कॉपी ऑफ द बाबरनामा, और जो बैटल जो है पानीपत की उसको इन्होंने ये बाबरनामा के अंदर शो किया कि कैसे जो है बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, कैसे लोग जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं इसके अंदर। नोट द यूज़ ऑफ कैनन्स, और आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कैनन्स का यूज़ किया, तोपों का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, बाबर एंड इंडिया। Babur left a candid autobiography of great historical value, Baburnama, Babur Memoirs. In it, he comes out as cultured and intellectually curious, with a keen appreciation for architecture, poetry, animal birds, in particular many of which he lists in some detail, and flora, fruit trees especially. बाबर जो थे उन्होंने जो है अपने बारे में जो है उनका पूरा जो सच, अगर हम देखें उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, तो उसमें उन्होंने अपने बारे में सब कुछ लिखा था, और इसको काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मतलब इसको जो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इसको ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू माना जाता है, क्योंकि बाबरनामा जो है ये इसमें कल्चरली इंटेलेक्चुअली क्यूरियस थे वो। ठीक है, और जो बाबर जो थे
वो सोशली भी और सांस्कृतिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, विद अ कीन एप्रिशिएशन। हर चीज़ को जानने के लिए, आर्किटेक्चर, पोइट्री, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों को जानने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इन पर्टिकुलर मैनी ऑफ विच ही लिस्ट इन सम डिटेल्स, कुछ के बारे में उन्होंने डिटेल में भी बताया है, जैसे कि फ्लोरा हो गया। फ्लोरा क्या होते हैं, जब हम प्लांट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट ट्रीज, ठीक है, स्पेशली, ओके। बट ही वॉज ऑल्सो ब्रूचुअल एंड रूथलेस कॉन्करर, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा क्रूअल जो है उस तरीके के और बेरहम तरीके से जो है इस मतलब अपने इनका जो नेचर तो बहुत ज़्यादा क्रूअल था और बेरहम था। स्लॉटरिंग इंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, और ये बेरहम तरीके से जो है लोग वहाँ पे जो शहर में जो लोग रहते थे उनको बेरहम तरीके से जो है ये मारते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इंस्लेविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जो वुमेन्स होती थी उनको गुलाम बना लेते थे और बच्चों को भी गुलाम बना लिया जाता था। एंड टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर्स ऑफ स्कल्स मेड फ्रॉम द स्लॉटर पीपल ऑफ प्लंडर सिटीज़, और पूरी जो शहर होता था उसमें लूटपाट मचा के फिर ये क्या करते थे, टावर्स बनाते थे, ठीक है। इस तरीके से शहर को पूरा लूट लेते थे और जो लोग होते थे उनको बेरहम तरीके से मारते थे और फिर उसमें टावर जो है, टावर ऑफ स्कल्स जो है वो बनाते थे इस तरीके से। बाबर वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया एंड फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स। बाबर जो थे वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थे, वो अट्रैक्ट हो रहे थे सेंट्रल एशिया की तरफ, लेकिन उन्होंने इंडिया को क्या बताया, इंडिया जो है ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्म है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, उन्होंने ये बताया। एट द सेम टाइम ही एक्नोलेज, और वो ये जानते थे, हिंदुस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ अ मैसिव मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उनको पता था कि जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांदी है। थ्रू द रेनी सीजन द एयर इज़ रिमार्केबल फाइन, और यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पे बारिश के मौसम में, थ्रू द रेनी सीजन, जो बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज़्यादा सुहानी चलती है। नॉट टू बी सरपास फॉर हेल्दीनेस एंड चार्म, और इसलिए नहीं कि मतलब कि सिर्फ स्वस्थ ही है या फिर उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज़ से जो है रेनी सीजन में आपको हेल्दीनेस ही नहीं और चार्म ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ की जो हवा है बहुत ज़्यादा सुहानी है। देयर आर काउंटलेस आर्टिजन्स एंड वर्कमैन ऑफ एवरी सॉर्ट इन हिंदुस्तान, परहैप्स फॉर द लास्ट reason, especially India's wealth, he decided to stay and build his empire in India rather than return to Central Asia. यहाँ पे इतने आर्टिजन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने वर्कमैन हैं, और ये सब जो है यहाँ पे काम करते हैं। और अगर एक इसका आखिरी जो कारण रहा है वो ये रहा है कि भारत के अंदर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा वेल्थ मिली है, और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि भारत में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और इसी वजह से उन्होंने अपना एक जो साम्राज्य जो है वो भारत देश के अंदर बनाया। वापस वो जो है वो सेंट्रल एशिया नहीं गए, ओके। थिंक अबाउट इट, देख लेते हैं हम। व्हाट स्ट्राइक्स इन योर बाबर्स इंप्रेशंस ऑफ इंडिया, डिस्कस इन ग्रुप्स। तो आपको स्ट्राइक्स के बारे में, बाबर का क्या क्या इंप्रेशन रहा इंडिया के ऊपर, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है ग्रुप्स के अंदर, ओके। After Babur's death in 1530, his son Humayun struggled to hold the empire together. जब बाबर की डेथ हो गई थी 1530 में, तो उनका जो बेटा था हुमायूं, उसने बहुत कठिनाइयों से जो है उसका जो एम्पायर था बाबर पर, उसको पूरा कब्जा कर लिया, उस पर अपना कंट्रोल कर दिया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, शेर शाह सूरी, ए पावरफुल अफगान लीडर, और इसका फ़ायदा उठाते ही शेर शाह सूरी जो थे ये बहुत पावरफुल अफ़गान रूलर थे, ये अफ़गान के लीडर रहे थे, ठीक है, और ये बहुत पावरफुल थे, ठीक है, बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग रूलर रहे थे ये अपने टाइम पे। इस्टेब्लिश द सूर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इन्होंने क्या किया, सूर्य एम्पायर जो है उसको फॉर्म बना लिया, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था वहाँ पे, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस मेनी लास्टिंग रिफॉर्म्स, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे जो है चेंजेस किए, जो सुधार किए जा सकते थे वो सुधार वो वहाँ पे लेके आए उस जो एम्पायर उन्होंने बनाया था नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में। द एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो एम्पायर जो है कम समय तक रहा। हाउएवर एज हुमायूं सून रिकॉन्कर्ड द लॉस्ट ग्राउंड, फिर दोबारा से क्या किया, हुमायूं ने उस चीज़ पे जीत पा ली जो ज़मीनें उन्होंने खोई थी। Before this happened, Hemu, a skilled military commander and chief minister wazir under one of the last Suri rulers, captured Delhi and ruled it briefly under the royal name of Hemchandra Vikramaditya. Before this happened, जब ये सब होने के बाद हेमू आए,
और ये बहुत स्किल मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, मतलब ये मिलिट्री के कमांडर थे और इनमें बहुत ज़्यादा योग्यता थी किस तरीके से डील करना है सोल्जर्स को। और चीफ मिनिस्टर को बोला गया है वज़ीर। तो ये भी जो थे वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स रहे हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया, वहाँ पे पूरा अपना शासन चलाया अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद विक्रमादित्य जो थे उस टाइम पे वो रूलर रहा कर थे उस टाइम पे। दो इंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेसेस, और उन्हें बहुत सारी कामयाबी मिली जब उन्होंने इस तरीके की वॉर वगैरह की तो उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली। ही वॉज इंजर्ड ऑन द बैटल फील्ड, और जो युद्ध का जो मैदान था वहाँ पे उन्हें काफ़ी चोटें लगी। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उस टाइम पे व्हेन कन्फर्टेड बाय बाबर्स ग्रैंडसन, जिसको बाबर के ग्रैंडसन ने लड़ा था जिसका नाम था अकबर। कैप्चर हेमू, हेमू वॉज ब्रॉट टू अकबर, फिर हेमू को जो है अकबर के पास लाया गया। हु हैड हिम बीहीडेड, उसने क्या किया, जिसने फिर से उसका सिर काट दिया। ओके, और फिर उसके बाद क्या किया, अकबर ने क्या किया, दिल्ली पे पूरा अपना कब्जा कर लिया और अपना राज जमा लिया। इस तरीके से जो है दिल्ली पर जो है मुग़लों का राज हो गया था, शासन चलने लगा था। डिक्लेयर एम्पर एट द एज ऑफ 13 अपॉन हिज फादर्स हुमायूंस एक्सीडेंटल डेथ, और जो अकबर थे उन्होंने 13 साल में ही वो उनको साम्राज्य संभालने के लिए घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनके पिताजी जो थे हुमायूं, उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। और अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द इंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल, और अकबर ने क्या किया था, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये सारे सब कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में उन्होंने इस वाले सब कॉन्टिनेंट पार्ट पे पूरा मुगल का कंट्रोल हो गया था, मुगल का पूरा शासन चलने लगा था, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था इन सारे एरियाज़ पे। हिज रेन वॉज अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड टॉलरेंस शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रेटजी, और उनके जो शासन काल में क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थे, निर्दयी स्वभाव के थे, और एंड टॉलरेंस भी थी, वो सहनशील भी तो थे, लेकिन फिर उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं थे, उनके पास उनके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स थे, उस तरीके से जो है उन्होंने काम किया था। इन अर्ली कॉन्क्वेस्ट फॉलोइंग मैनी ऑफ हिज प्रेडेसर्स, और शुरुआतों में जब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी तो अपने कुछ पूर्वजों को भी हराया, और वो भी भयरमी तरीके से हराया, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल थे। एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौड़, और एक फोर्ट था चित्तौड़गढ़ के अंदर था, उस पर उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, जो कि राजस्थान के अंदर है। विच ही बिसाइड्स फॉर मोर देन 5 months इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द राजपूत सोल्जर्स, और उस पर उन्होंने पूरा अपना घेरा कर लिया था, और लगातार 5 महीने तक उस पर वो अटैक करते रहे, और उन्होंने अपनी जो है जो पूरा जो है रेजिस्टेंस जो है पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो राजपूत सोल्जर्स थे उनको जो है इस चीज़ पे उनके जो इतने भी राजपूत सोल्जर्स उसको घेरे हुए थे उन पे पूरा अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है, इस फोर्ट के ऊपर, और उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ और युद्ध वगैरह हुए थे। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस ऑन द मुगल आर्मी, और इसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था जो मुगल की आर्मी थी, सेना थी। बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो किला था वो टूट गया, और डाइट फाइटिंग लार्ज नंबर्स, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स कमिटेड जौहर, बहुत सारी औरतें थी उन्होंने जौहर कमिट कर लिया था। जौहर का मतलब क्या होता है, वो आग में कूद कर अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्यों लगा देती थी, इसके बारे में हम जौहर में पढ़ेंगे। ओके, अकबर ऑर्डर द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस, अकबर ने जो है ऑर्डर कर दिया था कि बेरहमी तरीके से, बहुत निर्दय तरीके से जो है कम से कम 30,000 लोग जो वहाँ रह रहे थे उनको मारा था। एंड द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर अनस्लेव्ड, और जो बचे गए थे वहाँ पे औरतें बची थी, बच्चे बचे थे, उनको अपना गुलाम बना लिया था। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम, और उस टाइम पे जो अकबर था वो 25 ईयर्स का था। एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री, और उसने एक उपदेश भेजा था अपनी जीत का, विच ही रीड, जिसको पढ़ा गया था। वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफिडेल्स एंड हैव एस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर, और उसमें मैसेज में क्या लिखा था कि मैंने जो है बहुत सारे किलों को जीत लिया है, अपने कब्जे में कर लिया था, बहुत सारे शहरों को जीत लिया है, और जो लोग धर्म को नहीं मानते थे उन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, और उनको फोर्स कर रहे थे वो कि तुम हमारा धर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाओ। एंड हैव एस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर, उन्होंने ये बोला कि जो लोग हमारे धर्म को नहीं मान रहे हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, इस्लाम अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए, इस्लाम धर्म को मान लीजिए। विद द हेल्प ऑफ अवर ब्लड थर्स्टी स्वर्ड, इतनी खून की तलवारें जो थीं, ठीक है, खून की प्यासी तलवारें जो थीं, वी हैव इरेज द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स,
तो उन्होंने क्या किया, जो एक साइन होता था दूसरे धर्म के जो लोग होते थे और उनको वो मजबूर करते थे कि नहीं तुम हमारा धर्म को अपना लो, नहीं तो फिर हम, उन्होंने क्या किया, उनके जो मस्जिद वगैरह होती थी, ये सॉरी मस्जिद नहीं, उनके जो टेम्पल्स वगैरह मंदिर वगैरह होते थे जिनमें वो जाते थे, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इन दोज प्लेसेस, उन जगहों पे अगर वो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते थे। एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान, ऐसा इन्होंने हर हिंदुस्तान के पार्ट में किया था कि हर जगह पे हिंदुस्तान के एरियाज़ में इस तरीके से इन्होंने लोगों को सताया था, इस तरीके से लोगों पे अत्याचार किए थे। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ जौहर। जौहर क्या होता है? When invading Turkic or Mughal armies conquered a territory, they often took the women as slaves or abused them. जब आक्रमण हुआ था टर्किक और मुग़ल आर्मीज़ के ऊपर, ठीक है, जब उनकी जीत हुई थी और वो जीत कर उन्होंने क्या किया था, एक टेरिटरी जो है पूरा एरिया को अपने कब्ज़े में कर लिया था, तो जो वहाँ की जो औरतें हुआ करती थी उनको गुलाम बना लिया जाता था और उन्हें उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। इसलिए क्या हुआ, देयर आर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत वुमेन। इसी तरीके से एक ऐतिहासिक उदाहरण जो है राजपूत वुमेन का दिया गया है। राजपूत वुमेन ने क्या किया, राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर्स टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। जो राजपूत वुमेन होती थी वो क्या करती थी, वो अपने आप को जो आग होती थी उसमें कूद के अपनी जान की बाजी लगा देते थे कि कोई उन पे आक्रमण, उनको पकड़ ना पाए और उनको गुलाम ना बना पाए, उनको अपना बंदी ना बना पाए। दिस जौहर वॉज कंसिडर्ड अ हीरोइक एक्ट ऑफ ऑनर रेसिस्टेंस एंड अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग वंस ऑनर। इस तरीके से जो है जौहर को परफॉर्म किया जाता था अपने सम्मान को बचाने के लिए। दस व्हेन अकबर फाइनली ब्रोक इनटू द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन लेड बाय द क्वींस एंड नॉबल वुमेन कमिटेड जौहर। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था, तो हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन्स, मतलब कि 100 की संख्या में जो राजपूत औरतें थी, और चाहे हो सकता है वो क्वीन भी थी और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो वुमेन थी, उन्होंने भी क्या किया, जौहर को कमिटेड किया। उन्होंने अपनी आग में कूद के अपनी जान की बाजी लगा दी थी अपने आप को कैप्चर से बचने के लिए और इनस्लेव से बचने के लिए। ठीक है, अकबर फॉलो हिज प्रेडिसेसर्स इन दिस थॉट ऑफिस। और अकबर जो है वो अपने पूर्वजों को, उन्होंने जो पहले से जो शासक बने आ रहे थे उनको फॉलो किया। इन हिज थॉट, अपने विचारों में, ए मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट और कॉन्केस्ट अदरवाइज। एक जो शासक होता है वो हमेशा किसी भी चीज़ पे क्या करता है, उसको कब्जा करने, उसे जीतने की कोशिश करता है। अदरवाइज हिज एनिमी राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम। नहीं तो क्या होगा, वो अपने साम्राज्य को फैला लेगा। अगर वो उसको जीत नहीं पाएगा तो अपने साम्राज्य को वो फैला लेगा, उस पर उसका वो एरिया हो जाएगा। एज इज एम्पायर ग्रू, और इसी तरीके से जो है उसका एम्पायर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वह 2.16 में शो किया गया है। ही इंक्रीजिंगली यूज पॉलिटिकल स्टाइल टू स्टेबलाइज। उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी जो राजनीतिक नीतियाँ होती थी उनको फॉलो करके जो अपना एम्पायर था उसको मतलब कि स्टेबल किया। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। और उसने क्या किया, जो बहुत सारे प्रिंसेस होते थे जो नेबरिंग किंगडम्स के, तो उनके साथ शादी कर लेता था और वेलकम करता था उनको राजपूत और रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, अपने दरबार में उनका स्वागत करता था। और अबॉलिश द जजिया। उसने क्या किया, जो जजिया जो था कि जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनसे टैक्स वसूला जाता था, तो उसको भी उसने क्या किया, अकबर ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया। एंड प्रमोट द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल। और उसने एक नीति अपनाई जिसको बोला जाता है सुलह कुल, लिटरली पीस विद ऑल। इट मीन्स सभी के साथ जो है शांतिपूर्वक व्यवहार करना। और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्मों को अपनाना। ठीक है, थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ हिंदू ऑफिशियल इन हाई पोस्ट। जब इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं उनको जब देखा गया, जब बहुत सारे इंटरफेथ डायलॉग्स हुए कि मीन्स कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है, तो मतलब कि इस चीज़ पे जब उन्होंने बातचीत की और बहुत सारे नए हिंदू ऑफिशियल्स होते थे उनको नियुक्त किया अच्छी हायर पोस्ट पे, और भी बहुत सारे उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स किए जो बहुत ज़रूरी थे। ऐसे रिफॉर्म्स, सुधार लेके आए, वो बड़े बड़े सुधार किए। अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर। अकबर ने क्या किया, फिर अपना जो उसका एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फैलता चला गया है और उसका जो एम्पायर है वो स्टेबलाइज्ड हो गया, एकदम स्थिर हो गया। इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत रूलर्स। और जबकि उसको सपोर्ट मिला था बहुत सारे राजपूत रूलर्स से। हिज कोर्ट हिस्टोरियंस एंड बायोग्राफर अबुल फजल रिकॉर्डेड हिम एज अ स्टेटिंग। उसका एक कोर्ट का इतिहासकार हुआ करता था, बायोग्राफर हुआ करता था जिसका नाम था अबुल फजी।
फजल, उसने इसको पूरा रिकॉर्ड किया है। फॉर्मली आई प्रोसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम इट इस्लाम। तो उसने ये बोला, उसने फोर्स किया लोगों को कि मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट करो और मेरा रिलीजन जो है वो इस्लाम है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको पहले ये शो कर देती हूँ। ये मुगल्स जो थे, फिगर 2.16 में आपको शो किया था, मुगल्स एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स एट डिफरेंट पीरियड। मुगल्स और जो रीजनल पावर्स थी वो अलग अलग पीरियड के दौरान कौन कौन सी पावर आई। तो आप फर्स्ट आप देख लेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इस तरीके से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या था, पूरा मुगल एम्पायर था। ओके, अंडर अकबर के 1605 में। मुगल एक्सपेंशन जो आप देखेंगे, ये मुगल एक्सपेंशन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मुगल एक्सपेंशन रहा अंडर औरंगजेब। ओके, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राजपूत टेरिटरीज आई। तो राजपूत की टेरिटरीज कहाँ आई, यहाँ पे आई, मेवाड़ में, जयपुर में। ओके, उसके वो भी 1751 राजपूत टेरिटरी 1751 में आई थी। फिर अहोम किंगडम आया। अहोम किंगडम जो है ये है 1826 के अंदर, आसाम वाले साइड में। सिख एम्पायर बना यहाँ ऊपर, पंजाब वाले से मुल्तान और लाहौर में, यहाँ पे सिख एम्पायर फॉर्म हुआ। इंपॉर्टेंट सिटीज़ तो आप देख लेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, लाहौर, मुल्तान, जयपुर, सूरत, पुणे, बीजापुर, सारी क्या थी, इंपॉर्टेंट सिटीज़ फॉर्म हो रही थी। ओके, एज आई ग्रू इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ शेम। तो उसने ये बोला कि जैसे जैसे मैं मतलब कि मुझे ज्ञान हो रहा है तो मुझे उस पर अपने आप पे शर्म आती है। नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ, मैं मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनको भी मैं मुस्लिम बना रहा हूँ। इट वॉज अनमेट इनएप्रोप्रिएट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच। और ये इस तरीके से ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना, ये मतलब कि ज़बरदस्ती किसी के साथ इस तरीके से अत्याचार करना, ये सही नहीं है। वॉट कॉन्स्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसिलाइट्स। और जो कॉन्स्टेंसी जो किसी से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, मेरे धर्म को अपना लो, कन्वर्ट पीपल ऑन कंपल्शन, ज़बरदस्ती, तो ये चीज़ जो है सही नहीं है। ओके, ये लॉयल्टी नहीं है। हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। और उसका जो शासन है वो कम से कम जो है 50 साल तक चला। ओके, 1556 टू हिज डेथ इन 1605 तक उसका पूरा शासन चला। किसका शासन चला, अकबर का। ओके, वाइल इट्स मिडल पीरियड वॉज रिलेटिवली पीसफुल। और जो मिडल पीरियड रहा उसके मतलब जब उसका शासन चला, मतलब जिस पीरियड से उसने शासन करना शुरू किया, उसमें जो बीच वाला जो टाइम था, मिडल पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक था। द फाइनल 15 ईयर्स इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे उसमें। और 15 साल तक जो है अच्छी तरीके से जो मिलिट्री के जो सैन्य अभियान उसने किए थे कश्मीर के अंदर, सिंध के अंदर, द डेक्कन एंड अफगानिस्तान में, बहुत शांतिपूर्वक हुए थे। ओके, अभी जो है इसमें हम ये पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर शो की गई है, फिगर 2.17। पेंटिंग शो अकबर इन हिज कोर्ट रिसीविंग स्कॉलर्स इंक्लूडिंग 2 जजेस। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि अकबर के दरबार में जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे और वो जो होते थे वो सभी धर्मों के होते थे, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जीसस हों, चाहे वो इस्लाम हो। ओके, और आप देखेंगे जो जीसस हैं वो ब्लैक कलर में, उन्होंने ब्लू कलर में जो है यहाँ शो किया गया, इस कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। तो ये पेंटिंग शो की गई है अकबर के कोर्ट की। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।